अरबों के आक्रमण और महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इन सब के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और दिल्ली सल्तनत, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न उठाए जाते हैं। आपको पता है 1206 से लेकर 1526। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आ सकते हैं उनकी चर्चा कर ली जाए। पहली बात तो ये शासकों का, सुल्तानों का क्रम आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न बन सकता है और आपने देखा भी होगा कि सैयद वंश के शासकों का प्रश्न जो है ये ROARO में पूछा गया था। जी क्या कह रही हैं? क्या हुआ? आपको आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? वो सर किसी के स्पीकर ऑन? जी सर। स्पीकर ऑन है? किसी के स्पीकर खुला हुआ है तो उन्हीं की आवाज आ रही है बीच बीच में। अच्छा अच्छा। बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर, आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। चलिए देखिए, प्रश्न दिल्ली सल्तनत से मैंने कहा कि सुल्तानों के क्रम से भी एक प्रश्न उठ सकता है। आप लोगों को अध्ययन की दृष्टि से और प्रश्न की दृष्टि से ये क्वेश्चन मतलब समझना आवश्यक है। सुल्तानों का क्रम की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, उसके बाद आपका खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक, और फिर 1320 से लेकर और 1414 तक तुगलक वंश, और 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश, और फिर आपका लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये इस वंश के विषय में आपको जानकारी है। और आप शासकों का एक क्रम देख लीजिएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये आ सकता है ना। ऐबक मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। फिर 1206 से लेकर आपका 10 तक। उसके बाद आपका आराम शाह 1210-11, और फिर उसके बाद आपका इल्तुतमिश 1211 से लेकर आपका 35 तक। फिर आपका इसी बीच रुकनुद्दीन फिरोज को भी कुछ दिन के लिए बनाया गया था। रुकनुद्दीन फिरोज, यह 1235, और उसके बाद आपका रजिया 1236 से लेकर 40, बहराम शाह 1240 से लेकर 42 तक। फिर मुहम्मद शाह यह 1242 से लेकर 46 तक, और उसके बाद नासरुद्दीन मोहम्मद या 1246 से लेकर 65 तक। ये शासक हो गए आपके, ये सब गुलाम वंश के शासक रहे, ठीक है।
तो गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक आपका डेट क्लियर हो रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर इसलिए कि ये प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 10 तक, आराम शाह 1210-11, इल्तुतमिश 1211 से 35, रुकनुद्दीन फिरोज 1235 में, फिर रजिया 1236 से लेकर 1240, बहराम शाह 1240 से 42 तक, मोहम्मद शाह 1242 से 46 तक, और फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद ये 1246 से 65 तक। ये आपके हो गए। उसके बाद आपका बलबन, एक बार इसकी चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि ओवरऑल आपको सल्तनत के विषय में जो नए बच्चे भी हैं उनको भी जानकारी हो जाए। बलबन फिर आता है, बलबन 1265 से लेकर 87, ठीक है। और उसके बाद बलबन के बाद कैकुबाद, जबकि बलबन ने अपने एक पुत्र को कैखुसरो को नामित किया था, लेकिन कैखुसरो नहीं बना और उसको कैकुबाद और फिर क्यूमर्स या 1287 से लेकर 90, और ये 1290 में ही बना, और फिर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और फिर आपका खिलजी वंश शुरू होता है। खिलजी वंश में शासकों को जरा देख लीजिएगा। जो सुल्तान थे खिलजी वंश के, उसमें एक जलालुद्दीन फिरोज, यह आपके 1290 से लेकर 96, और फिर उसके बाद अलाउद्दीन 1296 से लेकर 1316 तक। और फिर इसके बाद एक ध्यान आप रखिएगा कि आपको मुबारक खिलजी का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन उसके पहले ही, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक एक मलिक काफूर के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। मलिक काफूर ने क्या किया कि मलिक काफूर ने सिहाबुद्दीन उमर, ध्यान रखिएगा, सिहाबुद्दीन उमर को, जो कि कुतुबुद्दीन वो अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था, उसको गद्दी पर बैठाया और संपूर्ण सत्ता अपने पास केंद्रित करके रखा अपने हाथों में। सिहाबुद्दीन उमर का नाम आता है, लेकिन उसके एक पुत्र मुबारक खिलजी ने, ठीक है, सिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर मुबारक खिलजी शासक बना। यह आपके 1316 से लेकर 20 तक रहा। और उसके बाद खुसरो शाह, ठीक है, लेकिन 1320 में ही इसकी हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली जाती है। तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब देखिए, तुगलक वंश के शासकों का क्रम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट के मोमेंट में शासकों के क्रम के विषय में लोग बहुत दिमाग में रख नहीं पाते, इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता ही है, एक तो तुगलक वंश में संस्थापक आप इसका गयासुद्दीन तुगलक, यह 1320 से लेकर 25 तक रहता है। उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक, इसके विषय में हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते हैं, 1325 से लेकर 51 तक, ठीक है। और फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, ये दिमाग पर रखिएगा, 1351 से लेकर 88। देखिए, कभी यहाँ पर आकर दिमाग जब कभी विस्मृत होता है कोई चीज, जैसे कि
बलबन का जो शासनकाल था वो 87 तक, 65 से लेकर 87 तक, और इसके बाद यह 88 तक, ठीक है। तो 87, 88, और फिर आप जब सिकंदर लोदी का देखेंगे तो वह 89 से लेकर 1517 तक। तो यहाँ पर कभी भूलिएगा नहीं, जैसे कभी कभी होता है बलबन के शासनकाल को दिमाग में नहीं आता तो पता चला 88 कर दिया लास्ट, इसके शासनकाल को फिरोज शाह तुगलक का 87 हो गया, तो नहीं, 87, 88, 89, अगर 80 के क्रम में जो हमारे सुल्तान रहे तो 80 के क्रम के सुल्तान बलबन पहले 87, उसके बाद 88 फिरोज शाह तुगलक, और फिर 89 आपका ये सिकंदर लोदी। ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक 88 हो गए। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के शासकों में काफी आपको 3-4 वर्ष के अंतर्गत ही कई शासक आते हैं। एक अबू बकर, ठीक। उसके बाद आपका मुहम्मद शाह, यह आपका समझ लीजिए 1388 से लेकर 90 तक, 90 के 89 तक, 89 लास्ट तक जाता है। मुहम्मद शाह के बाद हुमायूं, और उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और फिर उसके बाद लास्ट का आपका होता है नासरुद्दीन मोहम्मद। ये लास्ट का जो शासक है उसका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 तक रहता है, ठीक है। देखिए इसी के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का जो क्षेत्र है वो दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, और इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिशा दे देता हूं कि ये लास्ट का शासक, तो आप इसके क्रम को जरूर दिमाग में रखिए। अबू बकर, मुहम्मद शाह, हुमायूं, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह और नासरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। एक नासरुद्दीन मोहम्मद यहाँ आता है और एक नासरुद्दीन मोहम्मद आता है 1246 से लेकर 65 तक, यानी कि बलबन के पहले का, ठीक है। ये हो गया। अब फिर इसके बाद जब तुगलक वंश समाप्त हुआ, उसके बाद सैयद वंश, और सैयद के बाद लोदी। सैयद के शासकों का क्रम आपने देखा कि आरो यारो की परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। सैयद, यह आपका 1414 से लेकर 51 तक। इसमें 4 शासक होते हैं। पहला है खिज्र खान, और खिज्र खां को देखिए, अब हम यहाँ पर एक दिमाग में फिर उलझन आती है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, 3 का। तो मुबारक शाह, मोहम्मद शाह में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। जैसे सर्की वंश के शासकों में हुसैन शाह सर्की, इब्राहिम शाह सर्की में कंफ्यूजन आता है, उसी तरीके से ये भी, चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम देना है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है, दिमाग से ओझल हो जाता है, ठीक है। कोई ना कोई ट्रिक आप अपना लीजिए कि किस ट्रिक से हम दिमाग में रखें। तो पहला, वंश की स्थापना कोई अगर करता है तो उसको मुबारकबाद देना, उसको मुबारकबाद दिया जाता है। तो आपको खिज्र खां हो गए 1414 से लेकर 21 तक, ठीक है। उसके बाद इनको मुबारकबाद दे दीजिए, तो मुबारक शाह, ठीक। संस्थापक को मुबारकबाद हम लोगों ने दिया, तब मुबारक शाह आ गए, ठीक है। यह 1421 से लेकर 35 तक, ठीक। और उसके बाद आपके मुहम्मद शाह, यह 1435 से लेकर 43 तक, और फिर अलाउद्दीन आलम शाह,
आलम शाह। यह 1443 से लेकर 51 तक। हमको यहाँ पे कंफ्यूजन देखिए, हम क्या कंपटीशन की जब हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी के क्रम में हमको प्रश्न किस तरीके से मेरा प्रश्न सही हो, ये चीज दिमाग में रखना चाहिए। कौन सी विधि अपनाएं और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य कैसे, किन परिस्थितियों में क्या चीज कैसे लोप हो जाता है, उसके दिमाग से उतर जाता है। जहां जहां उसको लगता है कि ये प्रश्न या यह आगे चलकर भूलने की संभावना है, वहां पर कोई ना कोई ट्रिक पहले से आप लोग इजाद कर लें। ठीक है, जैसे हम आपको बताते थे, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हमारे रहे पहले, मैंने उनसे कहा था कि जब मुगल चित्रकला हम पढ़ते हैं तो उसमें एक उपाधि दी जाती है नादिर उल अशर की उपाधि और एक नादिर उल जमा की उपाधि। ठीक है, हमने पढ़ा नादिर उल अशर, ठीक है, और अबुल हसन और एक दूसरा मंसूर। ठीक है, मंसूर को एक उपाधि दी गई और एक उपाधि दी गई अबुल हसन को। प्रणाम सर। जी अमित जी, खुश रहिए। और बताइए। अरे लेट हो गया सर, अभी ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा, आज ड्यूटी थी आपकी? अरे वो सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी ना। अच्छा अच्छा, जी जी। तो अभी सुबह से लगे हुए थे 6 बजे से 7 बजे। अभी फुर्सत मिली? अब मिल गई, भाग आया हूँ अभी 1 घंटे के लिए। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ा सा क्लास ले लीजिए। ठीक है, जी 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 सर, जी सर, जी सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, अब मैं ये बात कहना चाह रहा था कि हम लोग दीर्घकाल की रणनीति बनाएं। दीर्घकालीन रणनीति, कहां पर एक बार पढ़ने से हमारा चीज गलत ना हो, बार बार उसे पढ़ना ना पड़े। तो हमने बताया था कि नादिर उस जमा और नादिर उल अशर। अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि दी गई थी और नादिर उल अशर की उपाधि दी गई थी मंशूर को। अब दिमाग में होता क्या था, पढ़ने के बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद अबुल हसन और मंशूर गायब हो जाते थे। तो हम लोगों ने क्या बनाया कि अश्र अंत में रा का उच्चारण हो रहा है और मंसूर अंत में रा का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, उपाधि इनको दी गई और दूसरी उपाधि अबुल हसन को दी गई। इसी तरीके से जहां जहां आप ये अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा एक चीज दिमाग में आती है कि कहां कहां व्यक्ति गलती करेगा, कहां कहां उसके जो संस्मरण है या स्मरण शक्ति उसका लोपीकरण होगा, इस चीज का अगर दिमाग में आ जाए ख्याल, तो सवाल दीर्घकालीन आपके दिमाग में रहेंगे। तो इसी तरीके से हमने आपको बताया खिज्र खां संस्थापक नए वंश का, तो उसको मुबारक दे दीजिए, मुबारक शाह आ गए। वरना हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, काफी अध्ययन किया, हम लोग भी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहले मोहम्मद आया कि मुबारक आया। तो पहले इसको मुबारक दे दीजिए, उसके बाद मोहम्मद दे दीजिए, मोहम्मद और अलाउद्दीन आलम शाह, ये आ जाएगा क्लियर। तो इस तरीके से आप रणनीति बना के पढ़ें, अध्ययन करें। तो ये सैयद वंश हो गए। और सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश। लोधी वंश का आपको पता ही है 1451 से लेकर 1526 तक। इसमें 3 शासक होते हैं। एक शासक आपका बहलोल लोधी, दूसरा आपका सिकंदर लोधी और तीसरा आपका इब्राहिम लोधी। यह 1451 से लेकर 89, 1489, और यह 1489 से लेकर 1517, और उसके बाद 1517 से लेकर 1526। ठीक है, ये आपके सुल्तान के शासकों का क्रम रहा। मैं यहां पर थोड़ा सा दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूं आपको
शासकों के क्रम को आप जरूर याद रखिएगा, डेट को याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की संभावना बराबर बनी रहती है किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ एक 1517 का जिक्र आया तो मेरे दिमाग में ये कौंध उठा कि देखिए आपके जो खलीफा थे, खलीफा, ठीक है, मैंने आपको कहा अब्बासी खलीफाओं के समय क्या हो गया था, बगदाद चली गई थी राजधानी, ठीक है। ये बगदाद के अब्बासी खलीफा और फिर इसी बगदाद के खलीफा के द्वारा ही इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी गई थी 18 फरवरी 1229 को। डेट याद रखना, 18 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मंगोल यानी कि मंगोलों के द्वारा, मंगोलों में आपने नाम सुना होगा चंगेज खां का, चंगेज खां, कुबलाई खां, कुबलाई खां और हलाकू, ठीक। ये चंगेज खां के ही ये सब पुत्र थे, कुबलाई खां और पौत्र थे हलाकू। और एक और इसमें नाम था मोगस्सीन, ये मोगस्सीन खां, ये तीनों को जो है तीन खान के नाम से जाना जाता था, चंगेज खां के पुत्र थे। इसमें से हलाकू ने 1258 में बगदाद के खलीफा की हत्या की और उसके बाद खलीफा की सत्ता कहां चली गई, बगदाद से चली गई मिस्र। बगदाद से कहां गई, 1258 में मिस्र, ठीक है। और यहां से मिस्र से फिर खलीफा की सत्ता कहां गई आपकी, 1517 में तुर्की के ऑटोमन जो साम्राज्य था, तुर्की, इसने खलीफा की सत्ता धारण की, ठीक है। और यही आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन में जब तुर्की का विभाजन होता है तो वहां ये प्रमुख मांग होती है कि इसका विभाजन ना किया जाए और खलीफा की सत्ता को बरकरार रखा जाए, और तुर्की के खलीफा को मुसलमान अपना खलीफा समझते थे। तो खलीफा की सत्ता कहां से मूव की, देखिए आपके बगदाद से 1258 में हलाकू ने जब इसको हत्या किया, उसके बाद खलीफा की सत्ता कहां गई, मिस्र में गई। मिस्र से ही आपने देखा होगा फिरोज शाह तुगलक को वहां से वो छत्र भेंट किया जाता है मिस्र के ही खलीफा के द्वारा, और उसके बाद इस सत्ता 1517 में कहां चली गई, तुर्की में। तो ये दिमाग में ध्यान रखिएगा, और यही तुर्की की सत्ता खलीफा की, और जहां हमारा खिलाफत आंदोलन उसमें क्या नाम है कि आधुनिक इतिहास में 1919 में प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में एक फिगर बनाए रखिएगा कि सत्ता कैसे कैसे परिवर्तित हुई खलीफा की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सुल्तानों के क्रम के साथ अभी तक हमने जो चर्चा इसके पहले की थी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और आपके अरबों के आक्रमण, ये हो गया था। उसमें एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति, गोरी, लक्ष्मी की आकृति प्लस नंदी, और देवनागरी में मोहम्मद बिन शाम, देवनागरी। बता सकते हैं कौन सा सुल्तान था? गोरी सर, मोहम्मद गोरी। अच्छा, एक चीज और बताइए, यह इसका जो सिक्के पे मिला है वो सिक्का कैसा था? स्वर्ण सिक्का था, चांदी का था कि तांबा का था? स्वर्ण सिक्का था जी, स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का, वेरी गुड। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लक्ष्मी की आकृति, नंदी और मोहम्मद बिन शाम, देवनागरी में लिखा हुआ स्वर्ण सिक्का मोहम्मद गोरी का प्राप्त हुआ, जिसमें वह एक तरफ लक्ष्मी की आकृति के समक्ष फूलों को अर्पण करते हुए
दिखाया गया उनके पांव पर। ठीक है, एक दूसरा आपका सिक्कों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार के किनके सिक्के पर आपके संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? अव्यमिक्तम, अव्यमिक्तम महमूद और अव्यमिक्तम महमूद और वो पूरा सेंटेंस अभी दिमाग में, नृपति मोहम्मद है, नृपति महमूद और तरह नृपति मोहम्मद। एक मिनट अब मोहम्मद और तरह नृपत। हाँ, ये लिखा गया है, एक कलमा लिखा गया था जिसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ है अव्यमिक्तम मोहम्मद और तरह नृपत महमूद। किस भाषा में? संस्कृत में। पहले वह अरबी में कलमा लिखा जाता था, उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ। बता सकता कोई कि यह किसका सिक्का था जिसपे यह लिखा गया था? महमूद गजनवी का था क्या सर? किसका? गजनवी का था क्या सर? गजनवी का। ठीक है, गजनवी। और यह किस प्रकार का सिक्का था? स्वर्ण? सर ये भी स्वर्ण सिक्का था। चांदी, तांबा? हाँ, स्वर्ण सिक्का था सर। ये बेटा चांदी का सिक्का था। ये दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये चांदी के सिक्के पर संस्कृत में अरबी भाषा का लिखा हुआ कलमा संस्कृत भाषा में परिवर्तित करके लिखा गया था महमूद गजनवी के सिक्के पर। चांदी का सिक्का अव्यमिक्तम मोहम्मद और तरह नृपत महमूद। सर एक तरफ वो था लक्ष्मी को कोई देवी देवता का प्रतीक चिन्ह था, एक तरफ कलमा लिखा था। वो तो मोहम्मद गौरी का था। वो बेटा ना जो हमने बताया इसके पहले, ठीक है, लक्ष्मी की आकृति, नंदी का चित्र, देवनागरी में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ, वो मोहम्मद गोरी का। और ये अरबी भाषा, संस्कृत भाषा में अरबी कलमा का जो अनुवाद अव्यमिक्तम मोहम्मद और तरह नृपत महमूद है, यह चांदी का सिक्का महमूद गजनवी का। ये दोनों आप लोग नोट कर लें, लिख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आज चर्चा की गई है। ठीक है, हम लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। अब वो सोने का सिक्का और ये चांदी का सिक्का। ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए एक बार इसका जो वर्ड है अव्यमिक्तम मोहम्मद। लिखिए, अव्यमिक्तम मोहम्मद और तरह नृपति महमूद। नृपति, देखिए लिख दे, अव्यमिक्तम मोहम्मद और तरह नृपति महमूद। ठीक है, चांदी का सिक्का महमूद गजनवी। ठीक है, और जो दूसरा था उस सोने का सिक्का, लक्ष्मी की आकृत, नंदी और मोहम्मद बिन शाम। ये हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं
दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के पहले सुल्तान ऐबक के विषय में। ऐबक के विषय में आपको क्या क्या याद रखना है? 1206 से लेकर 10 तक। पहली बात, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दिल्ली से इसने शासन नहीं किया, राजधानी। ठीक। दूसरी बात, इसने मलिक और सिपाह सालार की पदवी धारण की, सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। देखिए ऐबक के विषय में हम लोग का जो ये क्लास है, आप ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हम समस्त चीजें यहाँ पर ऐबक के विषय में पूरी गाथा कहेंगे, नहीं कहेंगे। हम गाथा वही कहेंगे जहां मेरे समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आप उसी को नोट करके। लेकिन सर जो आपके दिमाग में जो आता है बिल्कुल वही आता है एग्जाम में। मतलब मैं तो देख के दंग रह गया कि दिल्ली को जो पढ़ाया है आपने, मुझे लगता है 60 के 60 क्वेश्चन वहीं से और जिस पर आपने फोकस किया वही सवाल आया। चलिए भाई प्रशांत जी, इसलिए जो आप बोलते हैं उसको हम बिल्कुल सिरोधार्य करते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद आपको। ठीक सर। चलिए, मलिक सिपा सालार, राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। दिल्ली नहीं आया। इसके विषय में आपको क्या चीज दिमाग में रखना है, क्या चीज टकराने की संभावना है प्रश्न की? पहली बात तो एक इसकी उपाधियां, इसको क्या कहा जाता था? इसको लाख बख्श। इसको क्या कहा जाता था? पील बख्श। पील बख्श। इसको क्या कहा जाता था? कुरान ख्वाह। इसको क्या कहा जाता था? हाकिम द्वितीय। ये 4 उपाधियां इसके विषय में याद रखिए। लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वाह, हाकिम द्वितीय। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था, लाखों का दान देता था। पील बख्श कहा जाता था या हाथियों का भी दान देता था, इसीलिए इसे पील बख्श कहा जाता था। बचपन में ही कुरान इसने कंठस्थ कर लिया था, इसीलिए कुरान ख्वाह कहा जाता था। और हाकिम द्वितीय भी इसे नाम दिया जाता है। तो 4 आप रख लीजिए दिमाग में, ये प्रश्न आ सकता है। नया प्रश्न भी बनाना चाहे तो इससे बन सकता है। लाहौर राजधानी, मलिक और सिपा सालार, इसने कभी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ एक दिमाग में रखिएगा कि इसको 1208, जो मैंने टाइम बताया है, 1208 में मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था, गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी नाम था। जब मोहम्मद गोरी 1206 में खोखरों के द्वारा मारा जाता है, तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी गजनी में कौन बनता है? उसका नाम है गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसने 1208 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्त किया। दास्ता से मुक्त किया। ठीक है, देखिए गुलाम वंश, इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? मामलूक वंश। मामलूक शब्द नाम हबीबुल्लाह ने दिया, प्रोफेसर हबीबुल्लाह, इन्होंने मामलूक कह के पुकारा। मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, जो बाद में गुलाम बना लिए गए। ठीक है, इसीलिए मामलूक शब्द, ये मिस्र में प्रचलित शब्द है। खुला हुआ है सर। ठीक है जी, कह रहे स्पीकर खुला हुआ किसी का, वो बार बार इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि आपकी आवाज दब जा रही है, बहुत सुनाई नहीं दे रहा है बहुत क्लियर हम लोग को। सभी महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पीकर को ऑफ कर लें, जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो।
ये हो गया। अब देखिए, मामलुक दास्ता से मुक्त कब किया? गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1208 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1208 में। अब इसके शासनकाल में आपको बहुत कुछ खास तो नहीं हुआ। इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण विद्वान निवास करते थे। एक का नाम था फख्र ए मुदब्बिर, फख्र ए मुदब्बिर, और दूसरा नाम था हसन निजामी, हसन निजामी। देखिए, आपके साहित्य से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पुस्तक की रचना किसने की। अभी साहित्य के विषय में मैं लास्ट में एक समरी लिखा दूंगा कि पुस्तक कौन कौन सी किसकी रही। अभी आप इसको जानते रहिए। इसके शासनकाल में जो दो महत्वपूर्ण विद्वान निवास करते थे, हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर, और यह 1210 में लाहौर में ही चौगान खेलते हुए, चौगान इसको पोलो भी कहा जाता है, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु। इसने स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कोई बता सकता है कि इसकी स्थापत्य की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एक कुतुब मीनार, दूसरा कौन सा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, एक मिनट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरा तीसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ फिर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि प्लेस जरूर याद रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे था? अजमेर में। अजमेर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ थी? ये दिल्ली में है, दिल्ली। स्तंभ के पास। और कुतुब मीनार? ये भी दिल्ली में। दिल्ली। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया था? ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद। काकी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो कौन सा मंदिर था? शाकंभरी के चौहानों का वहाँ पे एक मंदिर था, उनका सरस्वती जी का। सरस्वती मंदिर। इस पे किस नाटक का अंकन किया गया है? हरिकेल नाटक। हरिकेल नाटक, वेरी गुड। हरिकेल नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर इन्हें बीसल देव भी कहते थे। हैं? सर इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, विग्रहराज। जी, विशल देव। इस चीज को इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से और क्वेश्चन उठने की संभावना नहीं है। इसके बाद आपके आराम शाह, कोई मतलब नहीं, इल्तुतमिश आ जाइए। ऐबक का अर्थ क्या होता है पता है? सर चंद्रमा का स्वामी नहीं होता है। सर। वेरी गुड, चंद्रमा का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? नहीं। राज्य का रक्षक, राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश के विषय में हमको जो जानना है, एक चीज ऐबक को और थोड़ा सा जान लीजिएगा। ऐबक के समय में दो इसके प्रबल शत्रु थे। एक थे एल्दाउस और एक थे कुबाचा। सर ये तो इल्तुतमिश के टाइम थे ना? सुनिए, ये यहां पर आए, इसके बाद इल्तुतमिश के समय कंटिन्यू हुए, ठीक है। एल्दाउस कहां पे शासक कर रहा था? गजनी।
कुबाचा कहाँ पर था? सिंध। मुल्तान। सिंध, ठीक है। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करके इसकी शत्रुता समाप्त कर दी थी, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश के समय में यह दोनों शत्रु बने रहे और कुबाचा अंत में परास्त होकर कुबाचा ने सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया था, ठीक है, आत्महत्या कर लिया था, ये ध्यान रखिएगा। और इल्दौज को उसने हरा दिया था, परास्त कर दिया था। अब इल्तुतमिश के समय में आपको ध्यान क्या देना है? पहली बात कि गुलाम वंश या सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने कहा? ईश्वरी ने। के निजामी का एक स्टेटमेंट है, इसके विषय में जानते रहिएगा। के निजामी ने लिखा कि ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाई। क्या कहा था? कि ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाई। इल्तुतमिश ने उसे एक पद, उसे एक प्रतिष्ठा, उसे एक शासन व्यवस्था, ठीक है, उसे एक व्यक्तित्व प्रदान किया। किसने? इल्तुतमिश ने। उसे एक शासक वर्ग प्रदान किया, इल्तुतमिश ने। ये किसने कहा था? के निजामी ने कहा। दो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ठीक। एक हबीबुल्लाह का दिमाग में रखिएगा कि मामलूक शब्द किसने प्रयोग किया? हबीबुल्लाह ने। ईश्वरी प्रसाद ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। और के निजामी का स्टेटमेंट कि दिमाग में रूपरेखा किसने बनाई? ऐबक ने बनाई। और उसको एक पद, इसको एक प्रतिष्ठा, एक इसको व्यक्तित्व, एक इसको शासक वर्ग, एक, ठीक है, शासन व्यवस्था का प्रदान आधार किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये दो स्टेटमेंट इसके विषय में। अब देखिए इल्तुतमिश पहला कार्य, एक तो तुर्कान-ए-चालीसा, 40 सरदारों का एक संगठन जो अमीर कहलाते थे, उनका तुर्कान-ए-चालीसा, ये प्रभावशाली भूमिका में आया। इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का एक और देखिएगा, इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतर, यह शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के थे। एक चांदी का टंका जो है, टंका 48 जीतल के बराबर होता था, ठीक है, 48 जीतल के बराबर होता था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अब यहाँ कभी कभी होता है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि चांदी का जीतल, तांबे का टंका, ठीक है, दिमाग में पढ़े हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उस समय होशो हवास खो देते हैं क्या था। तो ध्यान इसको यहाँ पर और गहरा दीजिएगा कि टंका जो है चांदी का, पहले टंका फिर जीतल, पहले 2 शब्द का जो है और फिर उसके बाद 3 शब्द। तो पहले चांदी, हम सोना चांदी तांबा इस क्रम में याद रखते हैं, तो पहले चांदी और फिर उसके बाद आपका, ठीक है। तो इल्तुतमिश का 2 हो गया, एक तुर्कान-ए-चालीसा, एक टंका और जीतल। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान में रखिएगा कि 1221 में चंगेज खां, ठीक, ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मागवर्नी। इसका पीछा करते हुए
यह पहुंच गया था सिंध के तट तक। चंगेज खां, चंगेज खां को तेमचिन भी कहा जाता था। सर ये तो 1211 में आया था ना? बेटा 1221 मुझे पता है। आप अगर 1211 कह रहे हैं तो आप इसको देख लीजिए। 1221 ही है। ठीक है, 1221 ही है जी। 1221। ठीक है, चंगेज खां, तेमचिन भी इसको कहा जाता था। जलालुद्दीन बाकबरनी का पीछा करते हुए कहां पहुंचा? सिंधु के तट पर। ठीक, लेकिन इसने इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन बाकबरनी को संरक्षण प्रदान नहीं किया और इसके बाद यह कहा जाता है कि नवोदित साम्राज्य को डूबने से इसने बचा लिया अपने विवेक से। ठीक है, तो ये 1221 जरूर याद रखिएगा। और पूछा जाता है चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, चंगेज खां कब आया। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इधर चंगेज खां 1221, ठीक, उधर हलाकू 1258 के आसपास। फिर मंगोल का आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में, नवीन मुसलमान वहां आते हैं। फिर मंगोलों का आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के भी समय होता है, 1299 और 1311 में होता है। फिर तर्माशरीन का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है। फिर 1398 नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसका क्या नाम है भाई? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, तो इस आक्रमण का डेट याद रखना, कौन कब आया। ठीक है, तर्माशरीन कब। ठीक, इस तरीके से इसका एक क्रम दिमाग में रख लेना, हम बता देंगे और भी। ये हो गया। अब इल्तुतमिश के समय में एक और याद रखिएगा डेट, 18 फरवरी 1229। 18 फरवरी मत भूलिएगा। आज कौन सी डेट है? सर सेम डेट है। आज 17 फरवरी है। 17 ठीक है, आप याद रखिएगा कि 18 फरवरी को हम लोग इल्तुतमिश को पढ़ रहे थे। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा के द्वारा इसे क्या मिला था? मांग पत्र और खिलवत दिया गया था। वेरी गुड। ठीक है, खिलवत क्या होता है सर? खिलवत देखिए एक अधिकार पत्र होता है जो इस्लामी जगत में उनके जो धर्म प्रमुख, उनके धार्मिक गुरुओं के द्वारा या खलीफा के द्वारा जो प्रदान किया जाता था। ठीक है, जिससे उनकी मान्यता प्राप्त होती है कि उनके राज्य को इस्लामी धर्म के अनुसार मान्यता प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है, तो वो जो है उनको एक भेंट दिया जाता था। ठीक है, तो एक छत्र टाइप का होता था, उसे खिलवत कहा जाता था। ठीक है सर, ये अल मुतस्सिर बिल्लाह ने दिया था। अल मुतस्सिर। अब एक बात ये बताइए आप कि महमूद गजनवी को किसने सुल्तान की पदवी दी थी? सर उसको भी बगदाद के खलीफा द्वारा ही दिया। नाम क्या था? अब्दुल कादिर बिल्लाह। ठीक है, ये 18 फरवरी 1229 याद रखें। ठीक है, इसके बाद इसने पहली बार जो सिक्का जो हुआ, सिक्के पर इसने खलीफा का नाम और इसके साथ उसको जगह का नाम, स्थान का नाम खुदवाने की परंपरा को चलाया। ठीक है, और इसके साथ साथ इसने इक्ता व्यवस्था को सल्तनत में प्रचलित किया। एक प्रश्न ये आता है, इक्ता को भारत में प्रचलित करने वाला प्रथम शासक कौन था? जी, मोहम्मद गौरी।
देखिए हुआ क्या, एक संस्थागत रूप प्रदान किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, हमारे यहाँ पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, सामंतशाही जो व्यवस्था थी, सामंतवाद के तहत, ठीक है, जागीरें दी जाती थी लोगों को, उसी तरीके से इक्ता व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, और इसको कहा जाता है, माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पहले इक्ता का प्रचलन किया, लेकिन इसे संस्थागत रूप प्रदान किया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, प्रश्न जैसे आए उसी प्रकार से आप अपने उत्तर को बदल लीजिएगा। ठीक है, अगर संस्थागत रूप के रूप में प्रश्न आए तो आप इल्तुतमिश लगाइएगा। और इक्ता व्यवस्था भारत में सबसे पहले किसने प्रचलित किया? तो मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी, बंगाल की विजय 1230-31, और कई विजय थी इसकी, मंदौर की विजय थी, और आपकी रणथंभौर की विजय थी, सिंघाना की विजय थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण विजय 1230-31 में बंगाल की विजय थी। अब इल्तुतमिश के विषय में बहुत ज्यादा, और शाही सेना गठित करने का, शाही सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम, मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह, और गुलामों, और इसको एक शब्द और कहा जाता था, गुलाम का गुलाम, गुलामों का गुलाम। और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व ही, ठीक है, गुलाम से उसे मुक्ति प्रदान कर दी गई थी, जबकि ऐबक के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, इल्तुतमिश को शासक बनने के पूर्व ही गुलाम से मुक्ति प्रदान की गई, और शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? बदायूं का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपके शाह वो रुकनुद्दीन फिरोज आते हैं। शाह तुर्कान उसकी एक माँ का नाम था। एक क्रूर और निर्दयी महिला थी, लेकिन बहुत बड़ी दानी भी थी, विद्वानों को बड़ा आदर करती थी। ठीक है, और इसके बाद रजिया। ठीक, रजिया के समय, रजिया का टाइम पीरियड 1236 से 40 तक। ठीक, एल्फिस्टन महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि रजिया अगर महिला ना होती तो दिल्ली के सुल्तानों में एक नाम उसका होता। महिला होना ही उसके लिए घातक हो गया था। ईसामी लिखते हैं कि महिला में, ईसामी क्या कहते हैं कि रजिया को गद्दी नहीं संभालनी चाहिए थी, उसे चरखा चलाना चाहिए था। ठीक है, उसका महिला होना ही उसका सबसे बड़ा अवगुण था। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी निर्योग्यता थी, अयोग्यता थी महिला होना। ठीक है, तो यह किसके सहायता के साथ गद्दी पर बैठी थी? बता सकते हैं? दिल्ली, नो, दिल्ली की जनता के समक्ष इसने न्याय मांगा। कहा कि हम उत्तराधिकारी हम थे, रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया गया। क्या पहनकर? लाल वस्त्र पहनकर। ठीक, और फिर इसको वहां के अमीरों और दिल्ली की जनता ने इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लाल वस्त्र पहनकर, कुबा और कुलाह। कुबा को क्या कहते थे? कोट। और कुलाह को क्या कहा जाता था? टोपी। यह पहनती थी, महिला थी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। और इसके समय में अमीरों का षड्यंत्र भी शुरू होता। उस षड्यंत्र में आपको कई लोग शामिल होते हैं। एक तो जुनैदी, जो वजीर पद धारण किया था, वह था। उसके बाद आपका इजुद्दीन सलारी। ठीक है, इजुद्दीन सलारी। ठीक, और इजुद्दीन सलारी के साथ
सैफुद्दीन कूची, सैफुद्दीन कूची, ठीक, कबीर एयाज खां, कबीर अयाज खां, अलाउद्दीन जानी, अलाउद्दीन जानी, ठीक है। ये इसके समय की महत्वपूर्ण, इजुद्दीन सलारी, सैफुद्दीन कूची, अलाउद्दीन, कबीर एयाज खां, अलाउद्दीन जानी, एक और इसके साथ इसके अगेंस्ट में रहता था। इसके बाद आप, अच्छा, ये वजीर था और ये उस समय बदायूं का इक्तादार था, और कबीर एयाज खां उस समय बदायूं के पास में हाशी था, उसका इक्तादार था। सैफुद्दीन कूची उस समय लाहौर का था, नहीं, सैफुद्दीन कूची उस समय मुल्तान का था। अलाउद्दीन जानी जो है उस समय लाहौर का इक्तादार था। ये सब इसके अगेंस्ट थे। इस विद्रोह का, इसके अगेंस्ट जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था वो अलाउद्दीन जुनैदी था, जो वजीर था वो जुनैदी इसका नेतृत्व कर रहा था। इसके समय में 3 महत्वपूर्ण नाम और आते हैं। एक नाम आता है इत्गीन का, इत्गीन, दूसरा नाम आता है अल्तूनिया का, और तीसरा नाम आता है याकूत का, जलालुद्दीन याकूत, ठीक है। इत्गीन जो है या बदायूं का इक्तादार बनाया गया था, अल्तूनिया तबर हिंद भटिंडा का इक्तादार था, और याकूत जो है वह एक अबिसिनियाई हबशी के रूप में था, और इससे विशेष अनुराग रखती थी रजिया। जलालुद्दीन याकूत इसका नाम था, ठीक है। ये भी इसके षड्यंत्र में शामिल थे। अल्तूनिया ने विद्रोह जब किया, ठीक है, विद्रोह करने के बाद रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया, ठीक है। और विवाह करने के बाद पहले विद्रोह किया रजिया के खिलाफ, रजिया ने क्या किया, अल्तूनिया से शादी कर ली, और फिर उसके बाद ये विद्रोहियों का दमन करने के लिए आगे बढ़े, तो कैथल के समीप इन लोगों की हत्या कर दी जाती थी, ठीक है, और यह यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। और एतिगीन जो है वो भी इसके खिलाफ हमेशा बना रहा, और बहराम शाह के शासनकाल में, बहराम शाह के शासनकाल 1240 से लेकर 42 तक, इसके शासनकाल में एक नया पद गठित हुआ था, नायब ए ममालकात। इस पद पर, जो कि पहले वजीर का पद महत्वपूर्ण था, अब क्या हो गया, बादशाह सुल्तान के बाद नायब ए ममालकात पद हुआ, और इस पे पहली बार जो जिसकी नियुक्ति की गई थी वह इत्गीन की गई थी, जो रजिया का विरोधी था, ठीक है। रजिया के विषय में बस इतना ही दिमाग में रखिए। उसके बाद बहराम शाह का एक पद नायब ए ममालकात और इत्गीन की नियुक्ति, फिर मोहम्मद शाह के विषय में और महमूद शाह के विषय में, यह 1242 से लेकर 46 तक का है। उसके विषय में कुछ बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। नासिरुद्दीन महमूद के समय देखिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय 1246 से लेकर 65 तक, 65 तक, इसके समय में बलबन का उत्कर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। बलबन को इसने क्या किया था, उलूग खां की उपाधि दी थी, उलूग खां की उपाधि, ठीक है, बलबन को। और इसके समय में, नासिरुद्दीन शाह के समय में, यह सुल्तान के छत्र और सिंहासन का उपयोग बलबन करने लगा था, और इसको नासिरुद्दीन महमूद ने नायब ए ममालकात का पद दिया था, ममालकात, ठीक है। 1265 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठता। आप इसके विषय में सिर्फ इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये केवल डेट 1246 से लेकर 65 तक, और इसने उलूग खां की उपाधि थी। इसके बाद बलबन में आ जाइए। बलबन 1265 से लेकर 87, 1265 से
इसको जरा देख लीजिए, इसमें क्या करना है। बलबन अपने को, फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, उसमें अफरासियाब वंश, अफरासियाब वंश से अपने को संलग्न करता है, अपने को उससे कहता है कि हम उसी के वंशज हैं। ठीक है, इसने पहली बार सुल्तान के या सल्तनत के राजत्व की घोषणा की। अगर राजत्व का मतलब है कि राजा का पद किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या करने वाला जो शब्द है वो राजत्व कहलाता था। राजत्व पहली बार किसने घोषित किया सल्तनत में? बलबन ने घोषित किया। ठीक है, और कहता क्या था कि ईश्वर का, सुल्तान का पद क्या था? नियामते खुदाई, नियामते खुदाई, और एक शब्द इसने और लिखा, जिल्ले इलाही, यानी कि इसका वह ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, और इसका स्थान पैगंबर के पश्चात इसी का स्थान होता है, सुल्तान का स्थान होता है। यह जनता के द्वारा नहीं या किसी के द्वारा नहीं, यह ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिसमें बहुत से गुण होते हैं उसको यह दिया जाता है। इसने राजत्व के सिद्धांत की पहली व्याख्या की। उसके बाद इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तुर्कान-ए-चालीसा, तुर्कान-ए-चालीसा का दमन। इसके समय में तुर्कान-ए-चालीसा समाप्त हो जाता। ठीक है, 40 सरदारों का जो दल इल्तुतमिश के समय था वह यहाँ पर भंग कर दिया जाता, उसको कुचल दिया जाता है। इसके समय सल्तनत का, इसका समय सल्तनत के विस्तार का समय नहीं था, बल्कि सल्तनत की सुदृढ़ता का समय था। ठीक है, इसने अपने दरबार में, ठीक है, नवीन प्रकार के प्रयोग को अपनाया। उसके तहत इसने क्या किया? सिजदा और पावोश, सिजदा पावोश प्रथा, और इसके बाद नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार यह ईरानियों का त्योहार था। ठीक है, इसको मनाने की, ये नया वर्ष के प्रारंभ की सूचना देता था। ठीक है, और सिजदा यानी कि सुल्तान के समय सिजदा करना, और उसके पावोश मतलब उसके कदम को चूमना। इस प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये हो गया। और इसके समय में आपके उसका मंगोलों का आक्रमण होता है। यह उत्तर पश्चिम की दिशा में, भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है उस दिशा में इसने एक मतलब सीमांत क्षेत्र में इसने किले का निर्माण कराया था। इसके आसपास इसने क्या किया था? दिल्ली के आसपास भी कई जगहों पर किले का निर्माण किया था। स्थापत्य में हम इसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया? अपने पुत्र को, मोहम्मद खां को यहाँ पर भेजा था इसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन वह मंगोलों से आक्रमण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब उसकी मृत्यु की सूचना इसको मिलती है तो यह दरबार में उस समय रहता है। लेकिन दरबारी जो इसके तरीके थे रहने के, उसको बनाए रखा। इसके चेहरे पर सिकत तक नहीं आई कि अपनी बेटे की मृत्यु की सूचना पाकर यह बाद में जाकर वह दरबार से इतर जब हटता है तो वह जाकर फूट फूट कर रोता है। ठीक है, लेकिन वह दरबार में अपने द्वारा बनाए गए जो नियमों को वह हमेशा उसका पालन करता था, और कहता था कि जब तुच्छ प्रजात के लोग, तुच्छ व्यक्ति हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारे शरीर की नसों फड़क उठती हैं, भुजाएं फड़क उठती हैं। ठीक है, मैं कांपने लगता हूँ। और इसके शासनकाल में इसके समक्ष सिर्फ इसका वजीर ही बैठ सकता था दरबार में, और खलीफा के एक प्रतिनिधि बैठ सकता था, और इसके दरबार में इसके समक्ष कोई नहीं बैठ सकता था। जब ये चलता था तो अपने साथ या दो मतलब नंगी तलवार लिए हुए इसके अंगरक्षक तैनात रहते थे। तो यह आपका बलबन हो गया। बलबन के बाद इसने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन कैखुसरो नहीं बना। उसके बाद कैकुबाद बना, और कैकुबाद को जब लकवा मार जाता है तो क्यूमर्स को सत्ता दी जाती है। और फिर उसके बाद
आपके जलालुद्दीन खिलजी, जिसने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी, उसको दिया गया था कैकूबाद के द्वारा, और वह गद्दी पर बैठता है। तो आज हम गुलाम वंश तक ही चलेंगे, और कल मैं कोशिश करूंगा, संडे तो है लेकिन कोशिश करूंगा क्लास में लूँ और सल्तनत जल्दी से जल्दी समाप्त करूँ। ठीक है, तो आज हम भी काफ़ी थके हुए हैं। आज क्लास को हम इसी जगह इसका सर ये जी बलवन की रक्त और लौ की नीति क्या है? जी बलवन की रक्त और लौ की नीति, रक्त और लौह की नीति क्या थी कि यह जो सल्तनत है, ठीक है, वह अपनी शक्ति के द्वारा, ठीक है, शक्ति के द्वारा यह इसको प्राप्त करता है सुल्तान का पद, और उसी शक्ति के बल पर ही इसको बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि अपने को लौह और रक्त, ठीक है, कि अपने शत्रुओं का दमन करना, अपने शत्रुओं का दमन करना और अपनी शक्ति का विस्तार करना, यही नीति इसकी राजनीति की थी। ये लौ मतलब तलवार के लिए कहा जाता है सर? हाँ बिल्कुल, तलवार के दम पे, तलवार के शक्ति के दम पर, शक्ति के दम पर। हाँ, और रक्त माने, और रक्त मतलब शत्रुओं का जो दमन, ठीक, यही इसकी नीति थी जी। का जो युद्ध होता है 1215 में पानीपत में, पानीपत में होता है या तराइन में? और सॉरी पानीपत नहीं, तराइन का, तराइन, पानीपत नहीं, तराइन। तराइन में तीसरा युद्ध यही है। तीसरा युद्ध मानते हैं, कहते हैं तीसरा युद्ध, ठीक है, 1215 में। और सर ये इल्तुतमिश वाले में एक चीज ये क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, क्या? जो ग्वालियर विजय करते हैं 1231-32 में, जी, उसके बाद ही वो उत्तराधिकारी के तौर पे एक रजिया का नाम लिखवाता उस है। हाँ, उसके बाद वो घोषित करता है, रजिया का नाम लिखवाता है टकसाल पर, ग्वालियर विजय के बाद। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज वाणी को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू आपको।